नमस्कार। चलिए आज वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, हजारों साल पीछे, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इतिहासकार यानी हिस्टोरियंस उस गुजरे हुए जमाने की कहानी को जोड़ते कैसे हैं। सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां सारे सुराग, सारे क्लूज पत्थरों, सिक्कों और पुरानी पुरानी किताबों में छिपे होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमें पता कैसे चलता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। उस जमाने में जिंदगी कैसी थी, राजा महाराजा कौन थे, या फिर लोग मानते क्या थे। सोचिए, ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी, ना इंटरनेट, कुछ भी नहीं। तो फिर इतिहास लिखा कैसे जाता है? भाई यहीं पर एक इतिहासकार का काम बिल्कुल एक जासूस जैसा हो जाता है। तो ठीक है, चलिए फिर इस रहस्य में उतरते हैं। हमारा जो पहला सुराग है ना, वो सीधा जमीन के नीचे से मिलता है। ये काम करते हैं पुरातत्ववेत्ता, जिन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। वो पुरानी सभ्यताओं की छोड़ी हुई चीजों को जमीन से खोद कर निकालते हैं। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये तो जैसे गुजरे हुए कल की धीमी धीमी आवाजें हैं, उसकी फुसफुसाहटें हैं। अब जरा सोचिए, क्या पत्थर भी बोल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। शिलालेख यानी पत्थरों या खंभों पर खुदी हुई लिखावट बिल्कुल उस जमाने के सरकारी रिकॉर्ड की तरह होती है, जैसे बोगास्कोई का शिलालेख। इसमें इंद्र और वरुण जैसे वैदिक देवताओं का जिक्र है, जिससे हमें आर्यों की मूवमेंट का एक अंदाजा मिलता है। और मस्की शिलालेख की तो बात ही अलग है। जरा सोचिए, एक पत्थर के टुकड़े ने हमें एक महान सम्राट, जिन्हें सब देवाना प्रिय कहते थे, उनका असली नाम बताया, अशोक। ये पत्थर के पन्ने हैं जो इतिहास की कहानी सीधे हम तक पहुंचा रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सिक्का क्या कहानी बता सकता है? अरे बहुत कुछ। सिक्कों की पढ़ाई को कहते हैं न्यूमिज्मैटिक्स, और ये सिक्के हमें बताते हैं कि कोई साम्राज्य कितना अमीर था, उसका कारोबार कहां-कहां तक फैला था, और उस वक्त राजा कौन था। जैसे ये समुद्रगुप्त का सिक्का, इस पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे उनकी कला में रुचि का पता चलता है। अब ये एक ऐसी पर्सनल डिटेल है जो शायद ही किसी और रिकॉर्ड में मिलती। तो चलिए अब छोटे सिक्कों से आगे बढ़कर बड़ी बड़ी इमारतों और स्मारकों की बात करते हैं। अजंता की गुफाएं जैसी जगह ये सिर्फ पत्थर और कलाकारी नहीं है, ये उस दौर के समाज की सोच, उनके विश्वास और उनकी टेक्नोलॉजी का एक जीता जागता सबूत हैं। अजंता की दीवारों पर जो पेंटिंग्स हैं, वो हमें सिर्फ बौद्ध धर्म के बारे में नहीं बताती, बल्कि उस जमाने के पहनावे, गहनों और रोजमर्रा की जिंदगी की एक शानदार झलक भी देती हैं। ये इमारतें मानो चीख चीख कर बताती हैं कि लोग किसकी पूजा करते थे, उनकी कला कितनी कमाल की थी, और वो अपनी दुनिया को किस नजर से देखते थे। ठीक है, तो जमीन से मिले सुरागों की बात तो हो गई। अब चलते हैं लिखे हुए शब्दों की दुनिया में। साहित्यिक स्रोत, यानी वो कहानियां, वो कानून और वो ज्ञान जो पीढ़ियों तक सहेज के रखा गया। ये हमें उस दौर के लोगों के दिमाग के अंदर, उनके समाज के अंदर झांकने का एक सीधा रास्ता देते हैं। अब इन पुराने ग्रंथों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है धार्मिक साहित्य, जैसे वेद, त्रिपिटक और आगम। ये हमें लोगों की आस्था, उनके रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। और दूसरी तरफ है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इसमें धर्म की नहीं, बल्कि कानून, राजनीति और इतिहास जैसी चीजों की बात होती है। ये दोनों ही मिलकर हमें प्राचीन भारत की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं, अलग अलग एंगल से। तो सवाल यह है कि इन किताबों में आखिर है क्या? देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य को चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट है। राजनीति, अर्थव्यवस्था, सब कुछ। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के ग्रामर का सबसे पहला और जबरदस्त ग्रंथ है। और कल्लण की राजतरंगिणी कश्मीर के राजाओं का पूरा इतिहास सिलसिलेवार ढंग से बताती हैं। तो ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, ये उस जमाने के लिए एक तरह की गाइड बुक्स हैं। अभी तक हमने उन सभी सुरागों की बात की जो हमें भारत के अंदर से ही मिले, लेकिन कहानी का एक और जरूरी हिस्सा है, और वो हैं विदेशी यात्रियों के लिखे हुए वृत्तांत। जो लोग दूसरे देशों से यहाँ आए और उन्होंने जो देखा वो लिखा। उनका नजरिया एक आईने की तरह है, जो हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत बाहर वालों की नजरों में कैसा दिखता था। चलिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालते हैं, कौन कौन आया था यहाँ। देखिए, ग्रीस के राजदूत मेगास्थनीज से लेकर चीन के बौद्ध यात्री फाहियान और हुएनसांग तक, और फिर मोरक्को से आए इब्न बतूता तक, सदियों तक लोग भारत आते रहे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वे जो भी देखते थे, यहाँ का समाज, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ की राजनीति, उसे लिख लेते थे। आज उनके वही लेख हमारे लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। और इन यात्रा वृत्तांतों का असर कितना जबरदस्त था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेगास्थनीज। उनकी किताब इंडिका ने ही पहली बार पश्चिमी दुनिया को चंद्रगुप्त मौर्य के इतने बड़े और इतने व्यवस्थित साम्राज्य से मिलवाया था।
कमाल की बात यह है कि ओरिजिनल किताब तो अब गुम हो चुकी है, लेकिन उसके जो हिस्से दूसरी किताबों में मिलते हैं वो आज भी इतिहासकारों के लिए सोने की तरह कीमती हैं। तो अब हमारे पास 3 तरह के सुराग हैं। 1, जमीन से निकले पुरातात्विक सबूत। 2, यहाँ के अपने साहित्यिक ग्रंथ। और 3, विदेशी यात्रियों की आंखें देखी। लेकिन एक इतिहासकार इन सबको मिलाकर एक भरोसेमंद कहानी बनाता कैसे है, खासकर तब जब ये तीनों स्रोत कभी-कभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग बात कह रहे हों। देखिए, ये एक पूरा मेथोडिकल प्रोसेस है। स्टेप 1, जमीन की खुदाई से मिले भौतिक सुरागों को इकट्ठा करना। स्टेप 2, यहीं के धार्मिक और गैर धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना और समझना। स्टेप 3, और ये सबसे जरूरी है, इन दोनों को विदेशी यात्रियों के लेखों से मिलाना, यानी क्रॉस रेफरेंस करना, ताकि पता चले कि कौन सी बात कितनी सच्ची है। और आखिर में इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ बुनकर इतिहास की एक कहानी तैयार की जाती है। और हाँ, ये भी साफ साफ बताया जाता है कि कहाँ पर सबूत एकदम पक्के हैं और कहाँ कहानी में अभी भी कुछ खालीपन है। और ये सब हमें आज के दौर के एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज हम सब हर पल कितना सारा डिजिटल डेटा बना रहे हैं। हमारे सोशल मीडिया पोस्ट, ईमेल, डिजिटल तस्वीरें। अब सोचिए कि आज से हजारों साल बाद जो भविष्य के इतिहासकार होंगे वो हमारे इस डिजिटल कचरे या कहें खजाने को कैसे समझेंगे। वो इन स्रोतों का इस्तेमाल करके हमारे बारे में, हमारे ज़माने के बारे में क्या कहानी लिखेंगे।